नमस्कार। तो इस वीडियो में सेट थ्योरी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टर्म है वो सेट इटसेल्फ है, मतलब सेट का क्या डिफिनेशन होता है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जैसे वेल डिफाइंड लिखा गया है, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि डिफिनीशन आप जब अपने सेट को डिफाइन करें तो इतने अच्छे से हो कि उसमें किस एलिमेंट को रखना है या किस एलिमेंट को नहीं रखना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट की जहाँ तक बात है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। तो द डिफिनीशन ऑफ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे आप एलिमेंट बोलें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कभी नहीं बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट डिजिट, डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट, डिस्टिंक्ट प्लेस। नो, ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके डिफिनीशन को। केवल उसी तरह के चीज़ों को आप डिफाइन कर रहे हैं अपने डिफिनीशन में। तो जब भी आप बोलें या तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलें या डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोलें, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोलते हैं कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक, तो अब इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो स्पष्ट है कि आपको वीक के अंदर जो डेज होने चाहिए उसको आपको रखना है। तो आप मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप रख सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि इसमें जनवरी फरवरी को रख दें या किसी प्लेस के नाम को रख दें, जैसे लखनऊ रख दें या दिल्ली रख दें, तो आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपने डिफाइन किया है कि ये डेज ऑफ ए वीक होना चाहिए। दूसरा टर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो एवरीथिंग नीड टू रिप्रेजेंट बाय सम वे। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट बोल कर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। लिखने में भी बोलने को भी कोई किसी भी एक चीज़ को कई तरीके से बोल सकता है, लिखने की बात है कई तरीके से लिख सकता है। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है वो आप तीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे केवल लिखने की बात हो रही है, बोल की नहीं बात हो रही है। लिख जो चीज़ लिख सकते हैं उसको बोल भी सकते हैं। तो लिखने के लिए आप लिखने के तौर पे अगर देखा जाए तो सेट को आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला चीज़ डिस्क्राइबिंग वे। डिस्क्राइबिंग वे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया है कि आप एक सेट का जिक्र किए कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक। तो डेज ऑफ वीक ये आपने लिटरेचर फॉर्म में बोल दिया। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से बोल भी दिया तो उसको लिख भी सकते हैं। हम केवल यहाँ अभी लिखने की बात कर रहे हैं, और ये हमेशा ध्यान रखिए जो लिख सकते हैं उसको बोल भी सकते हैं। तो केवल यहाँ राइटिंग वे की बात हो रही है। तो एक हो गया डिस्क्रिप्शन वे से या डिस्क्राइबिंग वे से आप बात किसी चीज़ को बता सकते हैं। किसी भी सेट को डिस्क्राइबिंग वे में आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी, दूसरा तरीका जो हो सकता है वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है। अब रोस्टर फॉर्म जो है उसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है। तो रोस्टर पहला आपका डिस्क्राइबिंग वे हो गया, दूसरा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आपका हो गया। रोस्टर का दूसरा नाम क्या है? टेबुलर है। ठीक इसी तरीके से तीसरा जो तरीका होता है वो आपका होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म, या उसी का दूसरा नाम है रूल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या उसी को आप रूल फॉर्म भी कहते हैं। तो अब जैसे आपने बोला कि सेट के बारे में जो एग्जांपल हमने लिया था कि डेज ऑफ ए वीक, तो डेज ऑफ वीक को आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मान लीजिए हम सेट का नाम, भाई हर चीज़ का एक नाम होता है, उस सेट का नाम मान लीजिए ए लिख दिया आपने। अब उस ए के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं? संडे लिखेंगे, ठीक है, अब उसका केवल पहला लेटर लिख रहे हैं, मंडे लिख देंगे। इसी तरीके से आप लिखते लिखते कहाँ तक चले जाएंगे? संडे तक। संडे से अगर शुरू कर रहे हैं तो संडे, मंडे, सैटरडे तक। तो ये आपका जो तरीका होता है, मतलब करली ब्रेसेस बनाया और उसके अंदर जो भी वैलिड ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट या उसको एलिमेंट भी बोलते हैं, उस एलिमेंट को आपने लिख दिया। लेकिन इसी चीज़ को, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट रोस्ट। इस तरह के सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर इसी सेम चीज़ को आप टेबुलर सॉरी
रूल फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सेट को बिल्ड कराने वाला फॉर्म, या रूल दिया रहेगा उस रूल के अकॉर्डिंगली आप चल के सेट को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दिया, उसके बाद सच डेट का साइन लगा दिया, उसके आगे रूल लिख दिया कि रूल में क्या लिखेंगे, एक्स हमारा कैसा होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि एक्स इज ए डे ऑफ ए वीक, यहाँ पे आगे लिख देंगे एक्स इज ए डे ऑफ ए वीक। तो ये जो सच डेट के बाद रूल लिखा रहता है, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हमारा एक्स होगा। तो एक्स को हम फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहेंगे तब, रोस्टर या टेबलर फॉर्म में। तो 3 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन्हीं बातों को बोल के भी बता सकते हैं। तीसरा जो टर्म है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। लेकिन एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए ए एक एम्प्टी सेट है, तो ए को आप, इस एम्प्टी सेट को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो फाई लिख दीजिए उसको, ये फाई एक स्पेशल सिंबल है जो एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। और दूसरा तरीका है कि इसी फाई को आप या एम्प्टी सेट को आप कैसे बना सकते हैं, वो बना सकते हैं करली ब्रेसेस बनाया, लेकिन उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो ए इक्वल टू आपने लिख दिया करली ब्रेसेस जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने का ये तरीका है। अगर आप कहें कि कोई भी एक सेट का नाम लें, कि जैसे ए सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो आप सोचिए कि 3 एंड 4 के बीच में कोई ऐसा इंटीजर है क्या कि जो उस सेट के अंदर आएगा? कोई इंटीजर नहीं है, तो वो सेट एम्प्टी सेट होगा। आपने क्या बोला? ए सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 3 एंड 4। अगर आप ये बोलते कि ए सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 3 टू 4, तब तो आपको 3 एलिमेंट मिल जाते, 2 एलिमेंट मिलते, एक तो 3 खुद मिलता, दूसरा 4 मिल जाता, मतलब 3 भी मिलता और 4 भी मिलता। लेकिन आपने बोला बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं, इस नाते वो सेट क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। तो ये हुई बात आपके एम्प्टी सेट की। इसी तरह से अगर हम बात करें सिंगल टाउन सेट की, तो सिंगल टाउन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आता है। तो अगर आपने एक बोला कि ए एक सेट है और उस सेट के अंदर मान लीजिए कि आपने स्मॉल ए को लिख दिया, तो ये सेट जो कहा जाएगा वो सिंगल टाउन सेट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब मान लीजिए आपने एक सेट का बोला डिस्क्राइबिंग वे में कि ए सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा? 3 एंड 5 के बीच की बात करें तो एक ही इंटीजर आ सकता है, डेट इज 4। तो सेट ए में कौन सा चीज़ आएगा? केवल 4 आएगा आपका, केवल 4 आएगा। तो ये एक सिंगल टाउन सेट होगा। अब इसी बात को आप अगर रूल फॉर्म में मतलब और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? रिप्रेजेंटेशन भी आप समझिए इस एग्जाम्पल का। यक्स, आप यहाँ पे यक्स लिख देंगे। यक्स होता क्या है? यक्स होता है एक जनरल एलिमेंट होता है जो सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यक्स के लिए रूल लिखेंगे यक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 5, यहाँ आगे उसके लिख देंगे डिस्क्रिप्शन उसका, एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 5। तो अब आप देखेंगे कौन कौन इस क्राइटेरिया, इस रूल को फुलफिल कर रहा था। 3 को तो लेना नहीं है, फिर 4 मिलेगा, 4 आप लिख देंगे, लेकिन 5 तक ही जाना है तो कोई और इंटीजर मिलेगा नहीं। तो इस फॉर्म से डिस्क्राइबिंग वे में बोलिए या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में बोलिए या आप टेबलर या रोस्टर फॉर्म बोलिए, सब एक दूसरे के में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। खैर सिंगल टाउन सेट की बात हो रही है। सिंगल टाउन सेट का मतलब है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक इसी तरीके से अगला टर्म जो है फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, या
आप जनरल वे में कह लीजिए कि उसको काउंट किया जा सके। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट का जिक्र किया, ए बी सी उसमें आया, तो ए बी सी आया, तो आप इस सेट के अंदर काउंट करके बता सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट लिखा ही हो। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा ए इक्वल टू 2 4, उसके बाद डॉट 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 लगा दिया और लिख दिया 10। तो अब ये पैटर्न देख के भी आप पता कर सकते हो कि कुल इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 और 4 से ये स्पष्ट हो रहा है कि हर एलिमेंट अपने हर आगे वाला एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट से 2 एक्सेस है, ज़्यादा है। तो ये पता चल जाएगा देख के कि लिमिट लगा है 10 है लास्ट में, तो 6 8 ये 2 एलिमेंट और आएंगे, तो 5 ही एलिमेंट हैं यहाँ पे। तो फाइनाइट सेट ओवरऑल कहने का मतलब है जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सकें, जिसमें डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें, तो इनफाइनाइट सेट ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट ना कर सकें। तो अगर यही जैसे डॉट 2 4 के बाद डॉट 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 होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 10 नहीं लिखा होता, डॉट डॉट ही केवल होता, तो आप ये नहीं पता कर सकते हो कहाँ तक ये जाएगा। तो ये ऐसा सेट होगा इनफाइनाइट, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि पहली बात तो ये एक रेफरेंशियल वर्ड है, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब एलोन सबसेट कुछ नहीं होता है, सबसेट ऑफ एनी सेट। जैसे मान लीजिए बी एक सेट है और ए एक सेट है, और अगर आप बोलते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो मतलब बी ए के रेफरेंस में है या बी ए के रिस्पेक्ट में है। एलोन बी का नहीं, बी एलोन नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब बी अगर सबसेट है तो अकेले अपने आप नहीं रहेगा, वो किसी के रिस्पेक्ट में रहेगा, किसी के रेफरेंस में रहेगा। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी implies that x is in A। तो ये जो अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन लॉजिकल फॉर्म, तो देखिए यही नॉलेज जो है, नॉलेज को लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो था जिसमें हमने ये बताया था कि डिस्क्रीट मैथ का यूज़ नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, जो वो भी लॉजिकल फॉर्म में। तो देखिए इसी बात को जो बी सबसेट ऑफ ए है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, एक नॉलेज था उसको रिप्रेजेंट किया, वो भी लॉजिकल फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बी सबसेट ऑफ ए कैसे बताया गया है कि हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स मतलब हर एक एलिमेंट जो बी में है वो ए में ज़रूर होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। सबसेट जो होते हैं किसी भी सेट के कुल कितने होते हैं, वो होते हैं 2 पे। अगर मान लीजिए कि सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं, सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट हैं, ये देखिए कार्डिनल नंबर आपका एक टर्म होगा यहाँ लास्ट में है, तो उसको भी इसी साथ में डिस्कस कर दे रहे हैं। किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उस सेट का वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। अब जैसे मॉडुलस साइन लगा के भी लिख सकते हैं, लिखा गया मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। इसी बात को आप n ऑफ ए करके भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि अगर n लेटर आप किसी एक पर्पज से, एक उद्देश्य से यूज कर सकते हो। इस नाते मान लीजिए मैं यहाँ चेंज करके यम कर दे रहा हूँ कि सेट ए में यम एलिमेंट है, तो n रिजर्व है कार्डिनल नंबर बताने के लिए। अगर इस नोटेशन में आप कर रहे हो, मॉडुलस में बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही लेटर को दो अलग अलग पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो n ऑफ ए इक्वल टू आप बोलेंगे यम। ये एक तरीका है किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को डिनोट करने का, और ये दूसरा तरीका है। तो सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, वो होगा जितना ए में एलिमेंट था, मतलब ए का कार्डिनल नंबर पावर रेज कर दोगे। अब जैसा यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि इसमें n एलिमेंट है तो 2 पे पावर n आ जाएगा। यहाँ पे ए सेट का कार्डिनल नंबर मैंने लिखा था,
तो आपको अगर पता है कि उसमें n एलिमेंट है या m एलिमेंट है तो वही 2 के पावर रेज कर दीजिए। तो इतने सबसेट उसमें बनते हैं। अगर सबसेट कंप्यूट करने का हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस सबसेट कैसे लिखते हैं वो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, खासकर वो लोग जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, क्योंकि उनके किसी भी चीज़ के पढ़ने का मतलब तभी निकलेगा जब उसको वो प्रोग्राम कर पाए। बिना प्रोग्राम किए उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं किसी भी सेट के अंदर, एक सेट लिया गया और उसके अंदर अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो इसके कुल कितने सबसेट होंगे ये तो पता चल गया कि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट होंगे। लेकिन इसके एलिमेंट आप कैसे, इसके जो सबसेट बन रहे हैं उसको कैसे जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसेट कंप्यूटेशन कहाँ से शुरू होती कहानी, क्योंकि नन से शुरू होती है। नन मतलब कि आप उस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, उस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट ना लें तो भी आप एक सबसेट बना सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है, एक पंच लाइन बोली जाती है कि हर एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे नन का मतलब 5 हुआ। नन से शुरू करते हैं 1 2 और सो ऑन तक हम जाते हैं, कहाँ तक, आल तक, मतलब उस सेट के अंदर से सारे एलिमेंट आप ले लीजिए। तो नन का मतलब एक तरीके से जीरो भी होता है। नन अगर हम इस सेट से एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। तो सबसेट बनाने का मतलब क्या है, एक कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं कि मतलब आपने अपने सेट से, आपके सेट में n एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 3 ही लिया है, लेकिन अगर जनरल में बात करें n एलिमेंट आपके सेट में है तो उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना बाय टेकिंग 0 एलिमेंट, बाय टेकिंग 1 एलिमेंट, बाय टेकिंग 2 एलिमेंट एंड सो ऑन बाय टेकिंग ऑल। तो कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में। तो NC0, नन का मतलब NC0, n में से 0 एलिमेंट ले लेके कॉम्बिनेशन बनाना है। फिर NC1, फिर आपका हो जाएगा NC2 एंड सो ऑन, आपका हो जाएगा NCN तक, फिर एंड सो ऑन NCN तक आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको जो है, अगर नन 0 है तो 0 का मतलब अगर आप ए बी सी में से 0 एलिमेंट लेते हैं तो कौन सा, भाई ए बी सी आपके एलिमेंट थे, ए बी सी में से अगर एक भी एलिमेंट ना लिया जाए तो क्या बनेगा, कौन सा सबसेट बनेगा, वो 5 ही बनेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर एक एक लेके बनाया जाए तो क्या बनेगा, एक तो ए बनेगा, ए ले लिया तो ए बन गया, खाली एक ही लेना है केवल। अब ए बी सी में से कोई एक ही ले सकते हैं, ए ले लिया मान लीजिए तो यह बन गया सबसेट। फिर ऐसे अगर मान लीजिए बी लिया, बी को लेके बना रहे हैं, हमको एक ही एलिमेंट लेना है तो बी ये वाला बन जाएगा, दूसरा कोई और ले नहीं सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपने इरादा बदला तो सी को लेके बना देंगे। तो एक एक एलिमेंट लेके आपने कितना बनाया, 3 सबसेट बनाया। इसी तरह से क्योंकि हमने बताया था 0 मतलब नन से लेके 1 2 एंड सो ऑन n तक जाना है। तो 2 लेके अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, a बनेगा, मान लीजिए a ले लिया, a के साथ b बना दिया, फिर a लिया और फिर c बना ले लिया तो ac बन गया। फिर ऐसे अगली बार में क्या किया, b पहले लिया और फिर उसके बाद c ले लिया तो bc बन गया। तो ये तो 2 0 वाला भी काम हो गया, 1 वाला भी काम हो गया, 2 वाला भी हो गया। अब आल पे जाते हैं। अब आल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, क्योंकि हमारे सेट में केवल 3 ही एलिमेंट था। तो वो क्या बनेगा, ए बी सी, मतलब तीनों आ गए, तीनों आएंगे तो ए बी सी बनेगा। तो आप ये देखिए कि जब नन आपने लिया है तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बने, 0, और जब आपने एक एक लिया तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 3।
और जब आपने दो दो लिया तो आपके कुल कितने कॉम्बिनेशन बने? 3, 1 2 ये तीनों। और अगर ऑल ले लिया, मतलब ऑल की वैल्यू यहाँ 3 थी, तो एक ही कॉम्बिनेशन बना। तो कुल टोटल कितने बने? 0 लेने पे एक कॉम्बिनेशन बना था, और एक एक लेने पे 3 कॉम्बिनेशन बना था, और दो दो लेने पे 3 कॉम्बिनेशन बना था, और सभी के सभी लेने पे एक कॉम्बिनेशन बना था। तो टोटल आए 8। तो ये जो है आपका 2 पे पावर 3 इक्वल टू भी आप 8 ही होता है। इस तरह से ये 8 बनते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो यही है कि आपने क्या किया कि 3C0 लिया, मतलब 3 में से 0 ले लेके 0 मतलब किसी को भी नहीं लिया, 0 एलिमेंट सेलेक्ट करके। अब 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने मतलब क्या हुआ? किसी को भी नहीं सेलेक्ट किया, 3 में से एक एक लिया, एंड सो ऑन। यहाँ पे 3C2 और फिर 3C3। तो ये हुआ। इसको अगर आप सॉल्व करें कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के, तो भी 3C0 आपका 1 आता है, 3C1 3 आता है, 3C2 भी आपका 3 आता है, और 3C3 भी आपका 1 आता है। ये टोटल 8 आएगा आपका। तो इस तरह से जो सबसेट आप फॉर्म करते हैं वो एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को जनरल वे में हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास A1 से लेके A1 A2 और सो ऑन आपके पास An एलिमेंट है, मतलब हमारे सेट में कुल n एलिमेंट है। तो उसमें क्या कहानी बनेगी? उसमें कहानी ये बनेगी कि फिर आप वही प्रक्रिया नन से शुरू, नन मतलब 0, बाई टेकिंग 0 एलिमेंट फ्रॉम द सेट, फिर बाई टेकिंग वन एलिमेंट, बाई टेकिंग 2 एंड सो ऑन बाई टेकिंग ऑल। तो ये जो कहानी बन रही है कि NC0 और NC1 NC2 एंड सो ऑन NCN तक आप जाते हैं। और इन सबको जब जोड़ेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने एक एक्सपेंशन का जो फार्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई पे पावर n, x प्लस वाई पे पावर n का फार्मूला पढ़ा था। उसमें अगर आप x प्लस वाई के, x और y की जगह पे 1 रख दें, तो मतलब x और y दोनों की जगह पे 1 रख दें, तो ये चीज़ इक्वल टू हो जाती है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n आ जाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको हम दूसरे तरीके से एक्सपेंशन पूरा करके अगर देखें तो कहानी ऐसी है कि NC0 x पावर n y पे पावर 0 प्लस NC1 x पावर n माइनस 1, इस तरह से आप और कहाँ तक जाएंगे? NCN x पावर 0 y पे पावर 1, y पे पावर n। तो अब इस कहानी में अगर आप सभी जगह पे x और y की जगह पे 1 पुट कर दें, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 2 पे पावर 1, और ये जो NC0 x पावर n y पे पावर 0 लिखा गया है, यहाँ पे भी x पावर जो भी है y पावर 0 है, अगर 1 x y दोनों जगह पर 1 रख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये NC0 जो यहाँ पे बच रहा है, क्योंकि ये दोनों 1 हो जाएगा, तो NC0 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है NC1 x पावर n माइनस 1 y पे पावर 1। अब इसमें भी x y की जगह पे 1 रख देंगे तो आपको NC1 मिल जाएगा। ऐसे ही NCN x पावर n माइनस 2 y पे पावर, लास्ट वाला जो टर्म है NCN x पावर 0 आया होगा यहाँ पे, और y पे पावर n आया होगा। अगर यहाँ पे भी x और y की जगह पे 1 रख दें तो आपको NCN मिलेगा, क्योंकि सारी जितना भी राइट साइड में x और y आया सब के सब 1 हो जाएंगे।
केवल बचेगा एन सी 0 से लेके एन सी एन तक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स प्लस वाई पावर एन लिखा गया है, तो एक्स प्लस वाई पे पावर एन अगर लिखा गया तो 1 + 1 पे पावर एन होगा, यानी कि 2 पे पावर एन हो जाएगा। तो ये सारा सम करने के बाद आपका 2 पे पावर एन ही आता है। तो यहीं से फार्मूला वो डिराइव हुआ है। दूसरा तरीका इस फार्मूले को डिराइव करने का ये भी है कि आप ये देखिए कि आपके पास A1 से लेके और n तक ऑब्जेक्ट हैं, A1 से लेके AN तक। तो A1 से लेके AN तक हर एक ऑब्जेक्ट को आप अपने सबसेट के अंदर फ्री हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते। अब जैसे फाई वाला सबसेट कैसे बनता है, फाई वाला सबसेट ऐसे तो बनता है कि मैंने ना तो A1 को रखा, ना मैंने A2 को रखा, ना ही मैंने AN को रखा। तो मतलब क्या हुआ, जब किसी को नहीं रखे तो आपके पास क्या बना, फाई बना, मतलब डब्बा खाली है, सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में कि मान लीजिए किसी एक को रख लिया, बाकी किसी को नहीं रखा, तो एक एक वाला बन जाता है। किन्हीं दो को रखा, बाकी सबको छोड़ दिया, तो दो दो वाले बन जाते हैं। तो ओवरऑल ये सीन बनता है कि हर एलिमेंट के लिए आपके पास दो चॉइस है, या तो उस एलिमेंट को आप रख सकते हो या तो उस एलिमेंट को नहीं रख सकते हो, मतलब इंक्लूड कर सकते हो अपने सबसेट के अंदर या फिर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए दो दो ऑप्शन है, या तो इंक्लूजन इन द सबसेट और एक्सक्लूजन फ्रॉम इनटू द सबसेट फ्रॉम द सबसेट। तो हर चीज़ के, हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो दो ऑप्शन हो रहे हैं। और ये सारे जो ये पूरा जो एक इवेंट था, उस इवेंट को आपने n ऑब्जेक्ट के आधार पे n सब इवेंट में डिवाइड कर दिया। मतलब उसको रखना है कि नहीं रखना, उसको रखना है कि नहीं रखना, हर एक एक सब इवेंट हो गया, और ये सब इंडिपेंडेंट है। तो इसी नाते ये 2 और 2 सब n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 2 पे पावर n। तो दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हो इस बात को कि कितने सबसेट बन सकते हैं। ये बात आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो या तो आप बाइनॉमियल थ्योरम से भी समझ में आया होगा कि 2 पावर n कैसे आया, और इस तरीके से भी समझ में आया होगा कि 2 पे पावर n कैसे आया। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के ये है कि नंबर ऑफ सबसेट हमारे किसी भी सेट के लिए 2 पे पावर जितना सेट के अंदर एलिमेंट है उतना रेज कर दीजिए, तो नंबर ऑफ सबसेट आपको पता चल जाते हैं। अच्छा, सबसेट लिखते वक्त कैसे फ्लुएंटली लिख सकते हैं, तो हम 4 वाला एग्जांपल लेके बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके सबसेट के अंदर, आपके सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं। तो प्रोग्रामिंग की स्किल्स जिनके पास है वो उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप इसी लॉजिक से लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट एक एरे है, सेट वन डायमेंशनल एरे है। आप वन डायमेंशनल एरे की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब वन डायमेंशन अगर एरे की बात की तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 हो गया, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 हो गया, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स 2 हो गया, और चौथे एलिमेंट का इंडेक्स 3 हो गया। ये समझ लीजिए i = 0 1 2 3 है। अब सबसेट कैसे बन रहा है भाई, एक तो जो फाई है, जिसमें पहला सबसेट जिसमें आपने इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं लिया, वो तो एकदम सिंपल है, फाई लिख दिया सीधा। और एक लास्ट वाला जो है उसमें सभी के सभी आ जाते हैं, कि मतलब सभी को लेके एक सबसेट बना दिया, ठीक है। क्योंकि दो पंच लाइन बोली जाती है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दो सबसेट, तो इसमें दिमाग किसी को कुछ नहीं लगाना है। ये आपका एक तो वो जिसमें एक भी नहीं लिया, और एक वो जिसमें सब ले लिया। फिर एक एक लेके अगर बनाते हैं, तो एक एक लेके बनाते हैं तो आप सोचिए कि फॉर लूप चला दीजिए और 0 से लेके 3 तक प्रिंट करा दीजिए। A0 मतलब एरे का नाम अगर कैपिटल A है तो कैपिटल A0, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, वो आप प्रिंट करा दो। ये सब आपके अलग अलग जो सबसेट हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर दो दो की बात करते हैं कि दो दो वाले कैसे बनेंगे, तो A B C D
तो ये कुछ इस तरह का फॉर लूप आपका बनेगा। अब यहाँ पे आप फॉर लूप जो बनेगा i=0 आपका यहाँ से शुरू करिए, और i=, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन है, i=0 और फिर अंदर j=i+1 से कहानी शुरू करिए, j=i+1। तो जीरो इंडेक्स जो है, जीरो इंडेक्स का मतलब a हो जाएगा, और j की वैल्यू i+1 है तो b हो जाएगा। अगर i=0 है तो j की वैल्यू 1 होगी, तो a भी बन गया। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ac बन जाएगा, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ad बन जाएगा। अब j इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, लिमिट लगा देंगे, तो मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर i इंक्रीमेंट होगा, i जब इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि वहाँ से b लेगा तो bc बनेगा, क्योंकि यहाँ j की वैल्यू तब 2 से शुरू होगी। अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2 से शुरू होगी, तो bc बनेगा। फिर ये j इंक्रीज करेगा तो bd बन जाएगा। फिर लूप से बाहर निकलेगा तो i को इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 और फिर j की वैल्यू तब 3 रहेगी, तो cd बन जाएगा। अब आप देखिए क्या बना, ab बना, ac बना, ad बना, फिर आपका bc बना, bc बना, फिर bd बना, फिर लास्ट में cd बना। तो ये 6 आपके एकदम सीक्वेंस में बनेंगे। आपको ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सबसेट हमने छोड़ दिया, कौन सा सबसेट एक्स्ट्रा ले लिया, वो एकदम सीक्वेंस वाइज में जितने बनने हैं उतने ही बनेंगे सबसेट। और 6 ये कैसे आया ये भी देख लीजिए। 4c2 अगर कंप्यूट करोगे, मतलब 4 एलिमेंट हमारे सेट में थे, उसमें से 2-2 लेके आप बना रहे हो, तो 4c2 सॉल्व करेंगे आप 6 ही पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, बेसिकली सबसेट भी बनाना एक कॉम्बिनेशन है। तो 2-2 वाले बन गए, लेकिन 3-3 वाला जब आप बनाएंगे ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट थे, तो आई जे के मतलब लूप के अंदर लूप है, आई जे के 3 आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए आई की वैल्यू 0 से शुरू हुई, तो बी की वैल्यू i+1 यानी कि j की वैल्यू 1 से शुरू होगी, फिर k की वैल्यू j+1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो पहला सबसेट बन गया है ए बी सी, पहला सबसेट जो बन गया ए बी सी बन गया। उसके बाद सब आई जे के, ये 3 थे आपके पास, सबसे पहले k इंक्रीमेंट होगा। आई जे आपका i शुरू में 0 था, j की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 2 थी, 2 से इंक्रीज करके 3 हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या बनेगा, ए बी और डी बनेगा। एक आपका ए बी सी बना था, एक ए बी डी बन गया। अब डी के जहाँ तक इंक्रीज होना था हो चुका, डी के आगे नहीं जा सकता है, तो अब जे इंक्रीज होगा, जे इंक्रीज होके 2 हो जाएगा। तो जे इंक्रीज होगा 2 होगा तो बनेगा क्या, ए, आई की वैल्यू तो 0 ही है, तो ए मिला, और ए के साथ सी मिला, और के की वैल्यू j+1 होगी, तो मिनिमम वैल्यू के की 3 ही होगी, तो ए सी डी बनेगा। उसके बाद अब के की वैल्यू 3 हो गई, और जे की वैल्यू आप जितना मैक्सिमम मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसके इंडेक्स से कम ही रखेंगे, क्योंकि एक स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा के की वैल्यू को लेने के लिए, क्योंकि के j+1 है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। तो के की वैल्यू, जे की वैल्यू नहीं, सॉरी, जे की वैल्यू अब इंक्रीज कर नहीं सकते, क्योंकि जे की वैल्यू अगर 3 करोगे तो के की वैल्यू क्या होगी, 4 कर नहीं सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है आई की वैल्यू इंक्रीज करने की। लूप के बाहर आके आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू i+1 है यानी कि 2 होगी, और के की वैल्यू j+1 है तो यानी कि 3 हो जाएगी। तो बनेगा क्या, ए बनेगा, सॉरी, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 थी यानी कि बी बनेगा, और जे की वैल्यू 2 है यानी कि सी बनेगा, और इसकी वैल्यू के की वैल्यू 3 है, डी बनेगा, यानी कि बी सी डी एक और सबसेट बन जाएगा। तो आप देखिए प्रोग्राम की तरह, जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस तरह से जब सोचेंगे तो हमें ये कभी नहीं देखना रहेगा कौन सा सबसेट बनना है, कौन सा सबसेट नहीं बनना है, ये सब नहीं आपको बैक ट्रैक करके
चेक करना पड़ेगा। तो फिर से इसको मैं बता रहा हूँ कि पहले बार बना है ABC, फिर बना है ABD, फिर आपका बनेगा AB और D, फिर लास्ट में जो बनेगा BC और D। ये 4 सबसेट आपके बन जाएंगे, ABC, ABD और ACD और BCD। ये 4 सबसेट आपके बन जाएंगे। इस चीज़ को मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ABCD है, पहली बार में ABC, फिर ABD, फिर जब J इंक्रीज हुआ होगा तो ACD बन गया, और जब A इंक्रीज हुआ होगा तो B पे I की वैल्यू आई होगी, B, C और D बन गया होगा। तो ये 4 आपके बन जाएंगे। और ये 4 कहाँ से आया? 4C3 से आया, क्योंकि 4 में से 3 लेके बना रहे हैं। तो ये 4C3 कैलकुलेट करने पे 4 आ रहा है। और लास्ट में जिसमें आल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिसमें सब होते हैं वो तो ABCD बनेगा ही। अब नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है कि A अगर मान लीजिए एक सेट है और B दूसरा एक सेट है और B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A है, तो इसका मतलब ये होता है कि B के सारे एलिमेंट तो A में हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। अब जैसे खाली अगर आप सबसेट की बात करते तो उसमें क्या था कि B के सारे एलिमेंट A में हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट B में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में ये अंतर है। तो अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में n एलिमेंट हैं तो उससे आप 2 पे पावर n सबसेट बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 2 पे पावर n से एक कम होगा, 2 पे पावर n माइनस 1, क्योंकि जो ऑल वाला सिचुएशन था कि ऑल हम नहीं ले सकते हैं, वो सिचुएशन हमें छोड़ना रहेगा, वो सिचुएशन हमें नहीं इंक्लूड करना रहेगा। प्रॉपर सबसेट केस में ऑल नहीं ले सकते हैं, मतलब नन से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन n-1, मतलब ऑल -1 तक ही जाएंगे प्रॉपर सबसेट के केस में। रही बात सुपर सेट की, तो सुपर सेट में क्या होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। अब इसी साइन को अगर आप ऐसे बना दें, A को राइट लेफ्ट में लिख दें और B को राइट में लिख दें, तो इस सिंबल आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा दूसरे तरह से लिख दिया, तो इसको हम पढ़ते हैं A इज सुपर सेट ऑफ B। ये सुपर सेट है। बाकी पूरी लॉजिकल थिंग जो है सबसेट में जो होता है वही रहता है, कोई इसमें अंतर नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब ये है कि कोई भी दो सेट कब इक्वल होते हैं, A और B अगर दो सेट हैं वो दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसके दो कंडीशन है, बहुत इसके कंडीशन, इसका जो कंडीशन है वो 2 है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के काम में आता है। सेट A एंड सेट B बोथ विल बी इक्वल व्हेन बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, मतलब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तभी ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। ये एक कंडीशन है। अगर एक भी एलिमेंट किसी में कम है तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, या डिफरेंट है तो भी नहीं होंगे। रही बात इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट की, तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब जो आपका इक्वल सेट है, इक्वल सेट में क्या था कि अगर A में 1 A B C है और B में भी A B C होना चाहिए, सीक्वेंस आप कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि A में भी A B C है और B में भी A B C है, लेकिन एक सेट और लें जिसमें हम लिख दें A1 C, तो A B C ये जो तीनों सेट हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं, लेकिन इक्वल की अगर हम बात करेंगे तो केवल A B आपस में इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की आइडेंटिटी भी सेम है। मतलब जो एलिमेंट
ए में है वही सेम टू सेम एलिमेंट बी में भी है। लेकिन सी की बात अगर करें, सी इज इक्विवेलेंट टू ए, सी इज इक्विवेलेंट टू बी, बट सी इज नॉट नाइदर इक्वल टू बी नॉर इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 1 जो है वो अलग है। ए और बी में बी है, लेकिन सी में क्या है? 1 है, अलग है। इस नाते इक्विवेलेंस है लेकिन इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि दो सेट आपके इक्विवेलेंस होंगे अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है। केवल कार्डिनल नंबर से मतलब है। तो ए इज इक्विवेलेंस टू बी, ए इज इक्विवेलेंस टू सी, बी इज इक्विवेलेंस टू सी, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डिसजॉइंट सेट की बात अगर हम करें, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट डिसजॉइंट होंगे आपस में अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी एक डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करें। ऑपरेशन अभी हम नहीं वीडियो बनाए हैं, ऑपरेशन नेक्स्ट में बताएंगे, लेकिन इतना तो सबको पता होगा। ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। मतलब अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। कि जैसे आप कह दीजिए एक सेट का नाम ले लीजिए जिसमें सेट ऑफ इंटीजर है फ्रॉम 1 to 10, और दूसरा सेट ले लीजिए बी फ्रॉम 11 to 15। अब आप उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई होगा। इस नाते ए और बी डिसजॉइंट हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेट होता है। जब आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उसमें कुछ सेट डिफाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सेट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो तीनों सेट ए बी सी हैं। तो ये तीनों सेट का एक बॉस होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक सेट होगा जो इन तीनों का सुपर सेट होगा, या ये कह लीजिए एक स्पेसिफिक सेट होगा जिसके ये तीनों सबसेट होंगे। तो मतलब देयर विल बी ए स्पेसिफिक सेट विच विल बी सुपर सेट ऑफ ऑल दीज 3 सेट, एंड दैट सेट विल बी नोन एज यूनिवर्सल सेट, या ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन विल बी सबसेट ऑफ ए स्पेसिफिक सेट दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन मतलब ये तीनों सेट अभी आप कंसीडर कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ऑल दीज 3 सेट विल बी सबसेट ऑफ ए स्पेसिफिक सेट दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या होता है? यू होता है। आप बीन डायग्राम का वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कॉर्नर में राइट टॉप कॉर्नर पे हम यू लिखते हैं, और ये जो ए बी सी 3 सेट हैं 3 सर्कल बनाएंगे, और तीनों सर्कल जो है एक एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। The universal set is denoted by rectangular box, and its symbol is capital U, that is mentioned at right top corner of the rectangular box. कर्नल नंबर हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इस में बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, जो भी सेट के अंदर बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।